A very good morning to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। सुबह के बज चुके हैं 7 and it is time for our daily current affairs session। आज का सेशन काफ़ी लंबा होने वाला है, सो गेयर अप, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मैदान में डटे रहिएगा, बिकॉज आज हमें 3 दिन का करंट अफेयर कवर करना है, राइट। 21 को सीए सेशन नहीं आया था और जिन जिन बच्चों ने कॉमेंट सेक्शन में पूछा है ना मैम आज सेशन नहीं आया, सो आप सभी को मैं बता दूं, जिस किसी भी दिन अगर फॉर एनी रीजन सीए नहीं आएगा डेली सीए, तो आपको नोटिफिकेशन सेंड किया जाता है वाईटी की कम्युनिटी पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे। जुड़े रहिए इन प्लेटफॉर्म से इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। बाकी सब हम लोग किसी तरह के हंसी मजाक की बातें नहीं भेजते हैं वहाँ पे, राइट। सो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कभी भी आपको लगे आज सेशन नहीं आया, फटाफट वाईटी कम्युनिटी या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चेक किया कीजिए, वहाँ पे अपडेट डेफिनेटली आपको एक रात पहले भी दिया जाता है, अगले दिन भी दे दिया जाता है, ठीक है। चलिए, सो 21 का तो कवर करना ही है। 22 को यानी कल आया था आपका वीकली सीए और इस वजह से डेली सीए नहीं हुआ था, और आज का तो हमें कवर करना ही है, ओके। चलिए, सो आज है 23 जनवरी एंड हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखिए तो पौष महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है और आज है त्रयोदशी, यानी कि त्रयोदशी बहुत बड़ा सा चांद हमें क्लोज टू फुल मून, नॉट एग्जैक्ट फुल मून पर क्लोज टू फुल मून दिखेगा ना। आज का सेशन आगे बढ़े उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने ओवर द टाइम रिक्वेस्ट किया है कि मैम डेली सीए सेशन आप ले लीजिए। बीच में मैंने आपको कहा था कि मैं लंबे समय तक इसे कंटिन्यू नहीं करूंगी, बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड। येस, आई विल बी कंटिन्यूइंग विद योर डेली सीए सेशन। देयर आर 2 रीजंस। वन, ऑफ कोर्स, इज योर रिक्वेस्ट, बट आई ओनली पे हीड और अटेंशन टू दोज रिक्वेस्ट जो मुझे भी लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है या फिर लॉजिकल रिक्वेस्ट है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न था जिसकी वजह से हम स्टिकिंग टू इट इज़ दैट डेली सीए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज यहीं से आपके सारे करंट अफेयर फिल्टर आउट होते हैं, यहीं से आपके वीकली बनते हैं, मंथली बनते हैं, 6 मंथली एनुअल मैगजीन तक डेली करंट अफेयर के कंटेंट से ही बनाई जाती है। आपकी सारी क्विजेस जो होती हैं, आपकी सीए रफ्तार हो गई या सवाल हो गई, सब कुछ इस कंटेंट पे टिकी हुई होती है। सो सिंस इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ करंट अफेयर, आई वॉन्ट टू कीप इट डायरेक्टली अंडर माई ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज वाई आई विल कंटिन्यू। लेकिन यहाँ पे एक चैलेंज मुझे भी है and I want to discuss it with you and inform you about it. See, I have a 7-year-old kid, right? So जब कभी भी डेली सीए आता है तो मुझे बहुत लेट नाइट तक पढ़ना होता है या बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ना होता है, और उसके साथ मेरा शेड्यूल वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब होता है, बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है, विच समहाउ आई डू नॉट वांट, बिकॉज उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं अभी। सो फॉर दिस रीजन आई विल बी टेकिंग दीज सेशंस एवरी डे एट 12 noon. ओके आपका कुछ भी मिस नहीं होगा, बिकॉज यू आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू मी, यू आर ऑल्सो माई चिल्ड्रन। सो हम यूजुअली क्या करते थे, 7 PM तक का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और उसको 7 AM आपको पहुंचा देते थे। अब हम ये करेंगे, रात को 12 बजे तक की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे और अगले दिन 12 बजे तक आपको पहुंचाएंगे। तो वही सिनेरियो हो जाएगा, पिछले दिन का डे एंड तक का इन्फॉर्मेशन आपको अगले दिन 12 बजे मिल जाएगा, ठीक है। सो आप अपने कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हैं। मैं आपको लाइव चैट में कब मिलूंगी? 12 बजे, ठीक है। तो आज ये आप सुबह 7 बजे देख रहे हो, कल से हमारा डेली सीए सेशन कितने बजे आएगा? 12 noon आएगा। ये एक ही कंडीशन है जिसके साथ मैं डेली सीए सेशंस कंटिन्यू कर सकती हूँ, ठीक है जी। सो इफ यू हैव एनी इश्यूज विद इट डू लेट मी नो। अगर मेजॉरिटी बच्चों को इस टाइमिंग से दिक्कत होगी देन वील हैव टू लुक आउट फॉर अनदर फैकल्टी, बट इफ आई हैव टू कंटिन्यू आई विल बी स्टिकिंग टू दिस टाइम, ठीक है जी। सो दिस वाज वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। एक और चीज है, अब से जो वीकली सेशन होगा वो मंडे को न लेकर के संडे को लिया जाएगा, ठीक है, ताकि सभी लोगों को संडे ऑफ मिल सके। सो संडे को आपका वीकली सेशन आ जाया करेगा एंड मंडे टू सैटरडे हमारा डेली सीए सेशन रहेगा। मंथली की बात आज नहीं करेंगे, उसकी बात कभी और करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा गया था, विच वॉज ऑन 20 जनवरी, क्वेश्चन क्या था? विच लैंग्वेजेस आर रिकमेंडेड टू बी प्रिजर्व्ड अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किन भाषाओं को संरक्षित करने की सिफारिश की गई है? एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों को ही इंक्लूड करने की बात की गई है। अभी हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, ओके, और उसके अंदर ये 3 और ऐड करने की बात की जा रही है, ठीक है जी, ओके, राइट। सो आज का सेशन जो हो रहा है काफ़ी बड़ा सेशन है। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? क्या पे करके खरीदना पड़ेगा? नहीं, आपको ये परचम के टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और परचम की ऐप के ऊपर फ्री मटेरियल सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। जिन बच्चों को टेलीग्राम से इशू है वहां से जाके ले सकते हैं। रही बात वीकली और मंथली सीए मैगजीन की, उसके लिए आपको परचम classes.in पे जाना होता है। एक नॉमिनल सा अमाउंट है, वो पे करके आपको ये मैगजीन्स लेनी होती हैं अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। और अगर आप पीडीएफ से ही पढ़ते हैं, जो कि मैं रेकमेंड करती हूँ, सीए के बड़े बड़े नोट्स बनाने से अच्छा है पीडीएफ से पढ़ो। अगर आप रेगुलरली पीडीएफ से पढ़ते हो
तो आप CA सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर सकते हो और ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। जो भी CA आप प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हो, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, जो भी वीडियोस फॉर्म में पढ़ाई जाती है, सबके PDF इसमें मिल जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो PDF बैंक ले लीजिए, ये इसमें भी इंक्लूडेड होता है। ज़्यादा जानकारी के लिए यू विल हैव टू कॉन्टैक्ट दी हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल ID है, या फिर ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कीजिए, दे विल हेल्प यू विथ ऑल द डिटेल्स। अगर आपको पिछले पूरे साल की करंट अफेयर पढ़नी है, जनवरी से लेकर दिसंबर 2023, जो आपको पढ़नी ही पड़ेगी अभी जो भी एग्जाम आएंगे, तो उसके लिए यू कैन चेक आउट दिस ईयर बुक। 2024 एडिशन है, परचम ऐप और वेबसाइट दोनों पे है। सैंपल चेक कर लीजिएगा टू नो कि भाई इसमें है क्या, किस तरह से है। कैटेगरी वाइज सारी अप टू डेट न्यूज़ आपको अलॉन्ग विथ स्टैटिक पोर्शंस मिल जाएगी। इसमें लाइव इंडेक्स है, आप टच करोगे और उस पेज पे पहुंच जाओगे। ये ई बुक है, ओके। हार्ड कॉपी इस साल हम नहीं लेकर के आएंगे, तो जो बच्चे वेट कर रहे हैं प्लीज वेट ना करें फॉर दिस सेशन, विल नॉट बी कमिंग अप विद द हार्ड कॉपी, ठीक है जी। चलिए, हाँ, तो कल की और हम कहेंगे कि अभी इन दिनों की सबसे बड़ी खबर जो चल रही है उसी से हम शुरुआत करेंगे, और वो ये है कि अयोध्या को मिल गए हैं अपने रामलला अपने मंदिर के अंदर। सो अयोध्या का जो रामलला मंदिर है उसके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, वो हो चुकी है, राइट। इससे रिलेटेड न्यूज़ है। अब न्यूज़ तो इतनी सी है, लेकिन आपको ये अयोध्या मंदिर का पूरा बैकग्राउंड थोड़ा समझना पड़ेगा। फिर इस मंदिर से रिलेटेड हर एक डिटेल पता करनी पड़ेगी। पत्थर कहाँ से आए, मूर्ति किसकी बनी है, किसने मुहूर्त निकाला था, कहाँ कहाँ के फोक इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, राइट। एवरीथिंग यू नीड टू नो, बिकॉज एग्जाम में हर एक जगह से क्वेश्चन बन सकता है। जो बन सकता है वही हम पढ़ेंगे। तो न्यूज़ देखते हैं। रामलला कॉन्सेक्रेटेड एट अयोध्या टेम्पल, यानी अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। चलिए, तो भाई प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, और जो मुहूर्त था जिसके दौरान ये प्राण प्रतिष्ठा होनी थी, ये 84 सेकंड का मूल मुहूर्त था। एक होता है मूल मुहूर्त और एक था अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो था वो एक बड़े ड्यूरेशन का था, 48 मिनट्स का था, और लेकिन जो मूल मुहूर्त जिस दौरान प्राण प्रतिष्ठा होनी थी वो बहुत थोड़े से समय का था, 84 सेकंड्स का, जिसके दौरान प्राण प्रतिष्ठा की गई है। अब ये जो मुहूर्त था किसने निकाला, कौन थे वो पंडित जी, और जो लीड भी कर रहे थे पूरी पूजा को, तो पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी। गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी मेन एस्ट्रोलॉजर थे काशी से, और इन्होंने पूजा भी करवाई और मुहूर्त भी निकाला। एक ये पॉइंट समझ में आ गया। अब रामलला मंदिर है, मतलब आपने देखा होगा लक्ष्मण जी नहीं दिखे आपको, हनुमान जी नहीं दिखे, सीता जी नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि ये रामलला का मंदिर है। तो राम जी कौन सी एज के दिखाए गए हैं इस मंदिर में? 5 years ऑफ एज के। क्या एज है राम जी की जो उस मूर्ति में डिपिक्ट की गई है? 5 years ऑफ एज के राम जी हैं। और जो काले स्टोन की ये मूर्ति है, ये कर्नाटका से ये पत्थर आया है जिससे ये मूर्ति बनाई गई है। और इसको मैसूरू बेस्ड एक स्कल्प्टर हैं या मूर्तिकार हैं, जिनका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अरुण योगीराज जी। इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। हर एक पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगली बात देखेंगे। 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कितने? 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, 50 ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ट्रेडिशनल थे अक्रॉस द कंट्री से आए, और जो पूजा हुई है, अर्चना हुई है, उस दौरान जो भी हम कहेंगे कि भजन हो या फिर जो मंत्रोच्चारण हो, वो सब किया गया। उसके दौरान जो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजे हैं वो देश के अलग अलग कोनों से आए हैं, और वो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ से आया। यस, आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बनता है। तो उससे पहले तो देखेंगे जो मंगल ध्वनि थी उसके अंदर 50 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आए, और उनको ऑर्केस्ट्रेट यानी साथ में कैसे कब बजाएंगे, ये सारा जो ऑर्केस्ट्रेशन था, ये यतेंद्र मिश्रा जी ने ये पूरी मंगल ध्वनि और सारा म्यूजिक वगैरह साथ में मैनेज किया। कंपोजिंग बोल लीजिए, ऑर्केस्ट्रेशन बोल दीजिए, तो यतेंद्र मिश्रा जी थे जो उन्होंने ये सारा मैनेज किया है। अब जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे इंपॉर्टेंट कौन से थे? देखिए, पखावज, फ्लूट यानी मुरली, और ढोलक, ये तो यूपी से थे। वीणा आई कर्नाटका की, अलगोजा पंजाब का, सुंदरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ का है? महाराष्ट्र का, वो इंक्लूड किया गया। मर्दल जो कि ओडिशा का है, संतूर मध्य प्रदेश का, पुंग मणिपुर की, नगाड़ा और कली असम की, और तंबूरा छत्तीसगढ़ का। अब तसल्ली से टाइम निकाल के 1-2 बार इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ट्रेडिशनल या फोक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलिए, ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोलिए, इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, राइट। और आपको पता होनी चाहिए, पूछ लेगा पूछने वाला एग्जामिनर कि बताइए सुंदरी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है कौन से स्टेट से संबंध रखता है, तो आपको महाराष्ट्र पता होना चाहिए।
गॉट इट। चलिए आगे बढ़ेंगे और इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अब अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेट हो चुका है, ओपन फॉर पब्लिक हो चुका है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना, राइट? इतना इंपॉर्टेंट क्यों था कि सालों साल केस चला? तो थोड़ा सा उसका बैकड्रॉप देख लेते हैं। केस कब सॉल्व हुआ है, इस मंदिर को बनाने के फेवर में वर्डिक्ट कब आया, किसने दिया, ये थोड़ा देखते हैं हिस्टोरिकल बैकड्रॉप। तो 16th सेंचुरी का एक बाबरी मस्जिद यहाँ पे इस जगह पे बना हुआ था जहां अब हम अयोध्या मंदिर देख रहे हैं। और काफ़ी सारे हिंदुओं का, सैकड़ों हिंदुओं का मानना था कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद है ये ओरिजिनली राम जी का जहाँ जन्म स्थल था वहाँ पे बना दिया गया था, जो कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। और इस चक्कर में जो कर सेवक थे उन्होंने उस बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। कब तोड़ा? 6 जनवरी 1992, 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा, और इसको लेके काफ़ी दंगे हो गए थे, ठीक है। फिर केस पहुंचे, बड़ी बड़ी कोर्ट्स में पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनाई गई जिसके अंदर 5 लोग थे। उस समय के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई जी, और साथ में जस्टिस S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़ जो कि हमारे आज CJI हैं, देन उसके साथ में अशोक भूषण जी, मैं एक्चुअली चाह रही हूँ आप फोटो भी देखते चले, अशोक भूषण जी, देन S. अब्दुल नज़ीर जी। एंड इन 5 लोगों ने मिलकर के, इन 5 लोगों की बेंच ने मिलकर के ये 150 साल तक चला आ रहा जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको सेटल किया इन द फेवर ऑफ राम मंदिर, कि नहीं इस भूमि पर राम मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये वर्डिक्ट कब सुनाया है? नवंबर 2019 को सुनाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्जिद को जगह नहीं दी गई। इन्होंने कहा कि यहाँ तो आप राम मंदिर बनाइए, लेकिन जो मस्जिद है उसके लिए 5 एकड़ का प्लॉट दिया गया कि आप मस्जिद वहां बना लीजिए। तो ये एक हिस्टोरिकल वर्डिक्ट आता है इन 5 जो जजेस हैं उनकी बेंच के द्वारा 2019 में, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे राम जन्मभूमि जो मंदिर है उसके बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है, राइट। तो सबसे पहली बात, ये ट्रेडिशनल नागर स्टाइल के अंदर बना हुआ है, जो कि हमने नॉर्थ इंडिया के मंदिरों को देखते ही हैं कि नागर शैली में बने हुए होते हैं, साउथ इंडिया के द्रविड़ियन शैली में बने हुए होते हैं, बीच में इनकी मिलीजुली रूप वेसर देखने को मिलती है। तो ये जो राम जन्मभूमि मंदिर है ये नागर शैली पे बना हुआ है। ईस्ट टू वेस्ट इसकी लंबाई 380 फीट है, विड्थ जो है इसकी 250 फीट बताई गई है, और इसकी जो हाइट है वो 161 फीट बताई गई है, ठीक है। 392 पिलर्स हैं इस पूरे मंदिर के अंदर, और 44 द्वार या दरवाजे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे अलग अलग जगहों पे बहुत भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया ना, तो अलग अलग तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। कौन सा पत्थर किस चीज में काम में लिया गया, कहां से आया है, यस ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूज बड़ी है इसलिए हम थोड़ा टाइम लगाएंगे इसको पढ़ने में, राइट, लेकिन एवरीथिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। सो जो काला पत्थर है जिससे रामलला की मूर्ति बनाई गई है, लाइक आई टोल्ड यू, ये कर्नाटका से ओरिजिन हुआ है इस पत्थर का, और उसके बाद इसको नक्काशी की गई है, पूरी तरह से तराशा गया है। कोर जो है इस टेम्पल का, जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, जहां मूर्ति स्थापित है, कोर एरिया जो है वो राजस्थान के मकराना मार्बल से बनाया गया है। जो आप सेंटर स्टेज जो है और वहां पे अलग अलग देवी देवताओं की जो मूर्तियां दिखेंगी या कार्विंग्स दिखेंगी वो कर्नाटका के ही चारमौथी सैंडस्टोन से बनी गई है। एंट्रेंस गेट पे जो बड़े बड़े फिगरीन्स हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं एंट्रेंस पे, वो पिंक सैंडस्टोन जो कि अगेन राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से आया है, मकराना का नहीं है, बंसी पहाड़पुर का है। फिर जो मेन घंटी है, घंटा बोलेंगे रादर हम उसको, तो वो गुजरात से आया है। 2100 kg का अष्ट धातु से बना हुआ वो बेल है। देन जो वुडन डोर्स हैं और हैंड क्राफ्टेड फैब्रिक्स वगैरह हैं वो अरुणाचल और त्रिपुरा से डेडिकेटेड हैं। सो भारत के अलग अलग कोनों से बहुत सारी चीज़ें आकर के राम मंदिर के अंदर देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देन कमिंग ओवर टू एक ऐसी चीज़ जो बहुत यूनिक की गई है, और वो ये है कि सूर्य तिलक जो कि सोलर पावर्ड होगा वो राम लला के मस्तक पे देखने को मिलेगा। इस तरह से बनाया गया है हैंड क्राफ्टेड ब्रास को यूज़ करके, ताकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक एंगल नहीं हो, कुछ आर्टिफिशियल चीज़ ना लगाई जाए। पर्टिकुलरली जब राम नवमी होगी, जिस दिन रामलला का जन्म माना जाता है, तो सूरज की दिशा कुछ ऐसी होगी कि वो किरणें सीधे माथे पे आएंगी जहां तिलक लगता है, और वो सोलर पावर होकर के और वो तिलक दिखेगा, तो सूरज की रोशनी सीधे माथे पे चमकेगी। सो अयोध्या राम टेम्पल ऐसा एक ग्राउंड ब्रेकिंग फीचर इंट्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से सूर्य तिलक लगेगा राम जी को,
राइट। और वो सूर्य तिलक कुछ नहीं, एक तरह से हम कहेंगे कि सूर्य की किरणें पड़ेंगी मस्तक पे और जिसकी वजह से जो ब्रास है वो सोलर पावर होकर के और तिलक की तरह दिखेगा। ये डिजाइन किसने किया है सारा सिस्टम? CSIR और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मिलकर के किया है और ये मैनुअली ऑपरेटेड सिस्टम है ब्रास को इस्तेमाल करके। एंड सन की पोजीशन चेंज होगी रामनवमी पे हर साल और उसी का एंगल सीधे पड़ेगा तभी वो तिलक सक्सेसफुल हो पाएगा और यही सब रिसर्च करके बनाया गया है, राइट। सो सोलर पावर्ड सूर्य तिलक होगा राम जी के मस्तक पे। तो ये हो गई हमारी सारी इंपॉर्टेंट इन्फो पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए थे अयोध्या राम जी के मंदिर से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अब हम आज की बात करते हैं। 23 जनवरी को एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है और वो है पराक्रम दिवस, जिसको हम वेलर डे भी कहते हैं। पराक्रम को वेलर भी कहा जाता है। सो पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को ऑनर करते हुए मनाया जाता है और यहीं से हमारे जो रिपब्लिक डे के फंक्शंस हैं वो चालू हो जाते हैं, ठीक है। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शौर्य और साहस को समर्पित है ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। 9 दिनों का पराक्रम उत्सव उद्घाटन किया जाएगा, यानी इनॉग्रेट किया जाएगा प्रधानमंत्री जी द्वारा आज। कहाँ? रेड फोर्ट पे, लाल किले पे। चलिए, सो वेलर डे कब से मनाया जा रहा है? 2021 से इसकी शुरुआत की जा रही है। इस बार कौन सा एडिशन हो गया ये? 21 के बाद 22, 23, 24, सो 4th एडिशन हो गया। इस साल कौन से नंबर की एनिवर्सरी है सुभाष चंद्र बोस जी की? 127th बर्थ एनिवर्सरी है। आज के दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, बर्थ एनिवर्सरी है। और पीएम मोदी लाइक आई टोल्ड यू इनॉग्रेट करेंगे रेड फोर्ट पे जो भी सेलिब्रेशंस होंगे उनको। एंड ये जो सेलिब्रेशन है आज से चालू होकर 31 जनवरी तक कंटिन्यू रहने वाले हैं। 9 डेज के सेलिब्रेशन होंगे। उसी के साथ साथ एक डिजिटल इनॉग्रेशन होगा भारत पर्व का। भारत पर्व आज से ही शुरू होकर 31 तक चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और अलग अलग तरह के जो रिपब्लिक डे पे झांकियां जाती है ना, टेबल्यू जिन्हें हम बोलते हैं, वो डिस्प्ले होंगे, परफॉर्मेंसेस डिस्प्ले होंगी, फूड स्टॉल्स लगेंगी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की स्टॉल लगेंगी। ये सब रेड फोर्ट के आसपास देखने को मिलेगा। तो भारत पर्व से रिलेटेड थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। टूरिज्म मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज एनुअल इवेंट हर साल किया जाता है रिपब्लिक डे उत्सव के दौरान या सेलिब्रेशन के दौरान। नाम क्या है सेलिब्रेशन का? भारत पर्व। कब से कब तक? 23 to 31 जनवरी, राइट। सो 9 डे का एनुअल इवेंट है। लॉन्स एंड ज्ञान पथ इन फ्रंट ऑफ रेड फोर्ट, तो लाल किला है उसके सामने जो लॉन्स हैं और जो पूरा ज्ञान पथ है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाना है रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशंस के उपलक्ष्य में। अब इसमें 26 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं एंड डिपार्टमेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। जितनी भी सिटीजन सेंट्रिक स्कीम्स या इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट की उनको भी डिस्प्ले में डाला जाता है, शोकेस किया जाता है। साथ ही साथ लाइक आई टोल्ड यू रिपब्लिक डे के जो परेड टैब्लो होते हुए यानी झांकियां होती हैं वो देखने को मिल सकती हैं। कल्चरल परफॉर्मेंसेज, अलग अलग कल्चरल जोन्स देखते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम डिस्प्लेज होते हैं। फूड आइटम्स अलग अलग स्टेट के डिस्प्ले किए जाते हैं और आर्म्ड फोर्स के जो बैंड हैं वो भी बहुत जोशीली परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं। तो ये पूरा है भारत पर्व जो कि 23 से लेकर के 31 जनवरी तक रेड फोर्ट के सामने देखने को मिलेगा। ठीक है जी, पराक्रम से दिवस से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्योंकि आज हम 21 से लेके 23 तक का सीए पढ़ रहे हैं ना, तो एक इंपॉर्टेंट डे 21 जनवरी को भी ऑब्जर्व किया गया और 3 ऐसे स्टेट हैं जो अपना स्टेटहुड डे 21 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कौन से हैं? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, ये तीनों जो स्टेट्स हैं ये 21 जनवरी 1972 को स्टेट के फॉर्म में आए थे बेस्ड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। फुल फ्लेजेड स्टेट्स बने थे ये तीनों। कब? 21 जनवरी को। ठीक है, तो ये इनका स्टेटहुड डे भी आ गया। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट डेज हमने देख ली, अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड सारी इन्फो हमने देख ली। अब जो पिछले कुछ दिनों बहुत बड़ी खबर थी वो ये थी कि जापान बन जाता है 5th नेशन टू डू सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, यानी चांद पे लैंड करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया? जापान। यही मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, बताइए 4 नेशंस कौन से हैं जो जापान से पहले मून पे लैंडिंग कर चुके हैं? ठीक है, इंसान पहुंचाने की बात नहीं की जा रही, अपना स्पेसक्राफ्ट पहुंचाने की बात की जा रही है, राइट। सो चलिए वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। जापान बिकम्स द 5th कंट्री टू मेक अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब यह है कि ऐसे जाकर के भिड़ा नहीं है, क्रैश नहीं हुआ है, क्रैश लैंडिंग नहीं की है, आराम से लैंड किया है। जो स्पेसक्राफ्ट है वो फंक्शनल पोजीशन में पहुंचा है और वो आगे कुछ काम करने की लायक है, राइट। तो चलिए इसी से रिलेटेड न्यूज पढ़ लेते हैं। जापान स्लिम एयर स्पेसक्राफ्ट, कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो चांद पे पहुंचा है? जापान का स्लिम स्पेसक्राफ्ट लैंड्स ऑन मून
फर्स्ट फॉर द कंट्री, यानी जापान के लिए पहली बार है कि वो चांद पे पहुंचा है। इंसान नहीं पहुंचे हैं, स्पेसक्राफ्ट पहुंचा है। स्लिम का फुल फॉर्म सबसे पहले देखेंगे, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। स्मार्ट लैंडर, लैंडर यानी जो सतह पे उतरेगा, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। देखिए, एक होता है ऑर्बिटर। क्या होता है? ऑर्बिटर, जो कि किसी बॉडी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, ऑर्बिट में घूमता है। एक होता है लैंडर, जो कि लैंड करेगा, सतह पे उतरेगा। और फिर एक होता है रोवर। क्या होता है? रोवर, जो कि चलेगा सतह पे। तो ये एक लैंडर मिशन था, लेकिन इसमें 2 रोवर भी साथ गए थे जिनको सतह पे चलना था, पर वो चल नहीं पा रहे हैं। अभी तक रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ये जो स्लिम मिशन पहुंचा है, इसको सोलर पावर से वर्क करना था, लेकिन ये सोलर पावर ले नहीं पा रहा है। इसके सिस्टम्स कुछ खराब हो गए हैं, बैटरी से कुछ घंटे ही चल पाया, ये आगे अभी वर्क नहीं कर पा रहा है। तो जिस पर्पस के लिए भेजा गया था वो पर्पस पूरा नहीं हुआ है। कोई अपडेट आएगा तो हम देखेंगे, अभी तक यही अपडेट है। ठीक है जी। जो स्लिम, वापस आ जाते हैं न्यूज़ पे। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम है, वो कब पहुंचा चांद पे? 20 जनवरी को पहुंचा। हम इसको स्लिम नाम से जानते हैं, लेकिन जापानीज भाषा में इसको मून स्नाइपर भी कहा जाता है। ये जो स्पेसक्राफ्ट पहुंचा, इसको क्या कहा गया? मून स्नाइपर। अच्छा, अभी लॉन्च कब किया गया था? करीब 4 महीने पहले, सितंबर 6 को इसको लॉन्च किया गया, तानेगाशिमा स्पेस सेंटर, जापान से। राइट। अब वहां पहुंच तो गया है, पर मैंने आपको पोजीशन बता दी है कि इसको 2 रोवर चलाने थे मून के सतह पे, LEV-1 एंड LEV-2, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज पावर फेलियर बताया जा रहा है। स्लिम मिशन पावर फेलियर से जूझ रहा है। गॉट इट? चलिए आगे चलेंगे। अगली जो खबर है वो भी स्पेस से ही रिलेटेड है। पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक टर्किश एस्ट्रोनॉट को भेजा गया है। पहली बार एक टर्की का एस्ट्रोनॉट यानी टर्किश एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गया है। राइट। अब कौन से मिशन के तहत गया है, कौन सी कंपनी ने भेजा है, वो सब हम देख लेते हैं। तो स्पेसएक्स, किसकी कंपनी है स्पेसएक्स? इलॉन मस्क की है। स्पेसएक्स लॉन्चेस, स्पेसएक्स ने तो लॉन्च किया है किसको? AX3 मिशन को। मिशन का नाम क्या है? AX3। कहां गया ये मिशन? ISS के अंदर गया, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर गया, जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में है। राइट। विथ फर्स्ट टर्किश एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। पहले टर्किश एस्ट्रोनॉट को बिठा करके, और ये जो AX3 मिशन है ये ISS गया है। भेजा किसने है? लॉन्च किसने किया है? स्पेसएक्स ने किया। समझ में आ गई बात? तो इलॉन मस्क की स्पेसएक्स है, इसने लॉन्च किया है आइक्सियम स्पेस प्राइवेट AX3, जो कि ह्यूस्टन बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है, और ये इसका 3rd मिशन है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया है। राइट। इस कैप्सूल का नाम, जो कि गया ना स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल, उसका नाम क्या है? फ्रीडम। और ये जो टर्की के एस्ट्रोनॉट हैं पहली बार जो जा रहे हैं, उनका नाम क्या? थोड़ा सा पेचीदा नाम है, देखिएगा, एल्पर जेजेरावजू। कई जगह इसको जेजेरावची बोलते हैं, कई जगह जेजेरावजू बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा टिपिकल है। एंड एक्सियम ने बोला है कि भाई ये पहला ऑल यूरोपियन कमर्शियल एस्ट्रोनॉट मिशन है ISS के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इटली के, देन यूरोपियन यूनियन के और ये टर्की के एस्ट्रोनॉट हैं। तो मेनली यूरोप से रिलेटेड सारे एस्ट्रोनॉट मिलकर के ISS गए हैं। ये कमर्शियल मिशन है, किसी स्पेस एजेंसी ने, गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी ने नहीं भेजा है, ध्यान रखिएगा। चलो यहीं पे मुझे बता दो, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो एक दिन में धरती के कितने चक्कर काटता है, या फिर एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है? दोनों में से कुछ भी बता दो। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं पूछ रही हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के चक्कर काटने में कितना टाइम लगाता है, या एक दिन में कितने चक्कर लगाता है? ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि भाई ये जो AX3 है ना, ये सारे मिशंस क्यों कर रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर क्यों भेज रहा है एस्ट्रोनॉट को? बिकॉज ये अपना खुद का मॉड्यूल लेके आना चाहता है, यानी कि अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन लेकर के आना चाहता है बाय 2026। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे। अगली खबर अब हम स्पोर्ट्स के सेक्शन से देख लेते हैं। हाल ही में खत्म हुआ है इंडिया ओपन टाइटल 2024। सो योनिक्स सनराइज, ये स्पॉन्सर्स होते हैं इसलिए इनका नाम लिखा जाता है। योनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2024 16 से 21 जनवरी खेला गया नई दिल्ली के कौन से स्टेडियम के अंदर? KD जादव इंडोर स्टेडियम के अंदर। ठीक है, और हमारी जो सुपर जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की, वो 2nd पोजीशन पे आए, जीत नहीं पाए, 2nd पोजीशन पे आए। तो कौन जीता है? कोरिया की टीम इस बार जीती है। और रिसेंटली ये जो हमारी बैडमिंटन जोड़ी है, जिनको कि कौन सा खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना इस बार। ये हाल ही में 2nd बेस्ट मलेशिया सुपर 1000 में भी रहे हैं, यानी वहां भी ये जीतने से चूक गए। राइट, तो ये बैडमिंटन की दुनिया की खबर हो गई। फिर हम आते हैं, रेसलर रवि कुमार दाहिया क्लेम्स ब्रॉन्ज मेडल। कहां पर? ग्रैंड प्री दे फ्रांस 2024। ग्रैंड प्री, इसको प्रिक्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रैंड प्री दे फ्रांस 2024 रेसलिंग के अंदर आई थिंक 2-3 साल बाद अब हम
रवि कुमार दाहिया जी अब एक इंटरनेशनल मेडल लेकर के आए, ब्रॉन्ज लेकर के आए हैं ये 61 kg फ्री स्टाइल रेसलिंग में। और ये जो ग्रैंड प्री दे फ्रांस है, हेनरी डेग्लान रेसलिंग टूर्नामेंट ये पूरा नाम है, और कहाँ हुआ? नाइस, फ्रांस के अंदर हुआ। गॉट इट? ये 2 स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरें थी। आगे बढ़ेंगे। नाउ हमने थोड़े दिनों पहले भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी कि उसकी जो कॉन्फ्रेंस है, एनुअल कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ? दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर हो रही है। इंडिया की साइड से भी काफ़ी सारे डेलीगेट्स गए, और उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। क्या लॉन्च किया? अलायंस फॉर ग्लोबल गुड, पूरी दुनिया की भलाई के लिए, फोकसिंग ऑन जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी एट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग, जो कि दावोस, स्विट्जरलैंड में की गई। ठीक है, न्यूज़ समझ में आ गई? चलो, नाउ कब हुआ ये मीटिंग? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग कब से कब तक थी? 15 से 19 जनवरी तक हो रही थी दावोस, स्विट्जरलैंड के अंदर। इंडियन डेलीगेशन जो पूरा था, उसमें मेन लोग कौन थे? स्मृति ईरानी जी थी, ठीक है, स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैंडल करती हैं। दूसरे हरदीप सिंह पुरी जी थे, जो कि पेट्रोलियम और हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैंडल करते हैं। फिर अश्विनी वैष्णव जी गए थे, जो कि हमारे कम्युनिकेशन, रेलवेज, IT एक्सेट्रा हैंडल करते हैं, और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स और गए थे। ठीक है, तो ये लोगों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, और वहां जाके इन्होंने अनाउंस किया कि हम ये पूरा ग्लोबल गुड का अलायंस बना रहे हैं फॉर जेंडर इक्विटी इक्वालिटी। इसके अंदर WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सपोर्ट भी इनको मिल रहा है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो है ही। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नॉलेज शेयरिंग है या इन्वेस्टमेंट है, वो किया जाए विमेन सेंट्रिक एरियाज में, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्राइज रिलेटेड, यानी विमेन हेल्थ, विमेन एजुकेशन, विमेन एंटरप्राइज से रिलेटेड काम इस फोरम का, या ये जो अलायंस है, ये उस पर फोकस करेगी ग्लोबली। गॉट इट? समझ में आ गई न्यूज़? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स। आई थिंक 2 अपॉइंटमेंट्स हमको देखने हैं। पहला आ रहा है पेप्सिको इंडिया से रिलेटेड। प्राइवेट कंपनी है पेप्सिको इंडिया, तो पेप्सिको तो बाहर की ब्रांड है, पर उसका जो इंडिया वाला जो पूरा एरिया है, सो पेप्सिको इंडिया ने अपॉइंट किए हैं मार्केटिंग चीफ, जो अभी तक इनके मार्केटिंग चीफ थे, जागृत कोटेचा एज न्यू CEO। सो अगर आप सिंपली बोलें तो पेप्सिको इंडिया के नए चीफ कौन है? जागृत कोटेचा, जागृत कोटेचा, राइट। और ये पहले इनके मार्केटिंग चीफ थे, इसलिए हमने मार्केटिंग चीफ मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, अगले अपॉइंटमेंट को देखते हैं। RBI हैज अप्रूव्ड प्रवीण अच्युतन कुट्टी, प्रवीण अच्युतन कुट्टी एज DCB बैंक MD एंड CEO। यही मैं आपसे क्वेश्चन कर लेती हूं, बताइए DCB बैंक के हेडक्वार्टर्स कहां है? अच्छा, बैंकिंग वाले बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि वीकली बैंकिंग सेशन आज से कल से शुरू हो जाएगा, यानी मंडे से आ जाएगा, पर मंडे को किसी रीज़न से पायल मैम नहीं ले पाए आपका सेशन। वो सेशन आज आपको मिल जाएगा शाम को 7 बजे, ठीक है? तो आप वो देख लीजिएगा, वीकली सेशन, और मंथली सेशन तो आपका आएगा ही, राइट। चलिए, सो RBI अप्रूव्स प्रवीण अच्युतन कुट्टी एज DCB बैंक MD एंड CEO, पर इमीडिएट इफेक्ट से नहीं, ये इस पोजीशन को फिल करेंगे। ये 29 अप्रैल से इस पोजीशन पे आएंगे, बिकॉज अभी तो ऑलरेडी मुरली नटराजन जी इस पोजीशन पे हैं। वो जब हटेंगे, रिटायर होंगे, सुपर एनुएट होंगे 28 अप्रैल को, तब ये उस पोजीशन पे आएंगे, ठीक है? पर अभी अप्रूवल मिल चुका है, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो इनॉग्रेट की गई। यहीं पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, लास्ट जब हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, हमने पढ़े थे बाल पुरस्कार, इसको लेकर के कुछ बच्चों के अंदर कंफ्यूजन था, वो मैं क्लियर कर दूं। देखिए, बाल पुरस्कार नॉर्मली या जनरली 7 कैटेगरीज में दिया जाता है, लेकिन इन द ईयर 2024 ये 6 कैटेगरीज के अंदर दिया गया, ठीक है? तो वो कौन सी एक कैटेगरी है जिसके लिए नहीं दिया गया? एनवायरमेंट। कौन सी कैटेगरी? एनवायरमेंट, पर्यावरण एक ऐसी कैटेगरी है जो नॉर्मली दिया जाता है, लेकिन 2024 में नहीं दिया गया इस कैटेगरी में, और 6 कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड दिया गया। कंफ्यूजन क्लियर हो गया? आप बोल रहे थे मैम कई जगह 6 दिखा रहा है, कई जगह 7 है, व्हाट इज द राइट थिंग? सो 2024 में 2024 में 6 कैटेगरी के लिए दिया गया है, अदरवाइज मैक्सिमम 7 कैटेगरीज में दिया जा सकता है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो कौन सी बुक है जिसका लॉन्च हमें पढ़ना है? कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, अ नॉवल, कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। हाँ, सो ये लिखी किसने है भाई? चारू निवेदिता ने तो ये लिखी है, इसको ट्रांसलेट किया है नंदिनी कृष्णन ने, नंदिनी कृष्णन जी ने ट्रांसलेट किया है। बुक का नाम है कॉन्वर्सेशंस विद औरंगजेब। किताब किसने लिखी है? चारू निवेदिता, चारू निवेदिता, और तमिल राइटर हैं ये, एंड इट इज ट्रांसलेटेड बाय नंदिनी कृष्णन, पब्लिश बाय हापर कॉलिंस। और इससे पहले इनकी एक और नॉवल है 0 डिग्री, वो पहले पब्लिश हो चुकी है।
ठीक है, चलिए अगली किताब की तरफ चलेंगे। टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, एक किताब है जो जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, उनका नाम है शिवराज वी पाटिल, उनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, शिवराज वी पाटिल। अगर आप देखेंगे शिवराज वी पाटिल एक पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, यानी इस नाम से एक और व्यक्ति हैं जो पहले हमारे गृह मंत्री भी हो चुके हैं, और ये जो शिवराज वी पाटिल हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और दोनों की ऑटोबायोग्राफीज आ रखी हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी की ऑटोबायोग्राफी की, टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सो जस्टिस शिवराज पाटिल्स ऑटोबायोग्राफी इज रिलीज, और ये इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में रिलीज की गई है। ये फॉर्मर जज रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन्होंने हाई कोर्ट, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान में भी अपनी सर्विसेज दी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। ठीक है, अच्छा अब यहीं ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो कुछ, ये नई बुक रिलीज नहीं हुई है, ये पहले हो चुकी है, पर देखिए ये भी हैं शिवराज वी पाटिल साहब, लेकिन ये पॉलिटिशियन है। ठीक है, सो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रह चुके हैं, 10th स्पीकर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं पंजाब के, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं चंडीगढ़ के। ठीक है, इन शिवराज जी पाटिल जो वी पाटिल साहब हैं हमारे पॉलिटिशियन, उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ओडिसी ऑफ माई लाइफ। ओडिसी एक लॉन्ग पोम, पोइट्री भी बोल सकते हो, कहानी भी बोल सकते हो, ओडिसी ऑफ माई लाइफ, राइट। तो एग्जाम में कभी, वैसे तो रीसेंट मोस्ट बुक्स ही पूछे जाने के ट्रेंड होते हैं, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कौन से शिवराज वी पाटिल की बात हो रही है, कान थोड़े और आंख थोड़ी खुली रखेंगे। ठीक है, चलिए। देन अमित शाह लॉन्चेस अ बुक असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन। सो अमित शाह जी ने लॉन्च की है एक किताब का नाम क्या है? असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन। ठीक है, अब लिखी किसने है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो लिखी है अरूप कुमार दत्ता जी ने, अरूप कुमार दत्ता, राइट। इसको स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है इंग्लिश में, और 24 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस जो हैं उनके अंदर ट्रांसलेशन भी इसका हो रखा है। अब लचित बरफुकन जी के बारे में किताब लिखी गई है, सो वी मस्ट नो समथिंग अबाउट हिम। सो ही वाज द कमांडर ऑफ अहोम किंगडम। असम की जो अहोम किंगडम है उसके कमांडर थे, और अहोम डायनेस्टी जो है वो 1228 में 1228 के अंदर स्टार्ट हुई थी। बहुत बार जब मुगल इन्वेड कर रहे थे तो अहोम किंगडम के ऊपर बहुत बार अटैक होने के पूरे सिनेरियोज बने थे, और फाइनल जो एक बैटल रही सराय घाट की 1671 में, फाइनली अहोम्स ने मुगल्स को हरा दिया, और उसमें लचित बोरफुकन जी एकदम लीडिंग पोजीशन पे थे। ठीक है, और उन्हीं को डेडिकेटेड ये किताब रिलीज की है या लॉन्च की है अमित शाह ने। लिखी किसने है? अरूप कुमार दत्ता ने। ओके, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अयोध्या में जब राम मंदिर पूरा इनॉग्रेट वगैरह होना था तो बहुत सारे जनता आती, इसलिए जो मेडिकल जो हम कहेंगे कि फैसिलिटीज़ जो हैं उनको भी एकदम मुस्तैद रखना था, इसलिए इंडिजिनस पोर्टेबल हॉस्पिटल डिप्लॉयड इन अयोध्या। ये तो थी छोटी सी न्यूज़ कि इंडिजिनस यानी इंडिया में बने हुए पोर्टेबल हॉस्पिटल जिन्हें कहीं से भी उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो अयोध्या में डिप्लॉय किए गए, तैनात किए गए, लगाए गए। लेकिन अब बात यह आ जाती है इन हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ना। ये जो आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि जब ये लॉन्च हुए थे तब हमने न्यूज़ में पढ़ा था, पर जरूरी नहीं सब बच्चों ने पढ़ाओ, तो इसलिए न्यूज़ वापस हमने ऐड की है। ये इसी को करंट अफेयर बोलते हैं, न्यूज़ में आ गया, एग्जाम में आ सकता है। सो इंडिजिनस पोर्टेबल हॉस्पिटल, भारत में बने हुए, इंडिजिनस यानी यहीं बने हुए, पोर्टेबल यानी उठा के कहीं भी मूव किए जा सकते हैं, हॉस्पिटल अयोध्या में डिप्लॉय किए गए। इनका नाम है आरोग्य मैत्री डिजास्टर मैनेजमेंट क्यूब। छोटे छोटे क्यूब हॉस्पिटल्स हैं, पर ऑपरेशंस तक हो सकते हैं इनमें, और इनका ये भीष्म के तहत लॉन्च किए गए। क्या है ये मैं बताती हूँ अभी आपको। चलिए, सो आरोग्य मैत्री एड क्यूब के बारे में अब हमें पढ़ना है। भारत के ही नहीं, वर्ल्ड के सबसे पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल्स हैं ये, वर्ल्ड के फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल, और ये प्रोजेक्ट भीष्म के तहत बनाए गए। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। यानी कि कहीं पे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हम जा रहे होते हैं, कहीं पे कोई भी आपदा आ गई हमारे आसपास या इंडिया के अंदर, तो ये पोर्टेबल हॉस्पिटल्स वहां पहुंचाए जा सकते हैं क्विक रिलीफ पहुंचाने के लिए। ठीक है, सो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग यानी हेल्प करना, हित एंड मैत्री, सो इसमें भी ये काम लिए जाएंगे। सो जो पूरी यूनिट होती है उसमें 72 डिटैचेबल मिनी क्यूब्स होते हैं, 72 अलग अलग आप इनको डिटैच करके यूज़ कर सकते हो। और जो मिनी क्यूब्स हैं उनमें सारी इसेंशियल चीज़ें होती हैं, जिसमें 100 इंडिविजुअल्स को 48 आवर्स तक सर्वाइवल मोड में रखा जा सकता है,
राइट और 200 पेशेंट्स को एट अ टाइम ट्रीट किया जा सकता है। इतने लाइट एंड पोर्टेबल हैं कि ड्रोन से भी यहां से वहां पहुंचाए जा सकते हैं ये। गॉट इट? चलिए देन थोड़े ही दिनों पहले पीएम मोदी जी ने महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट भी किए और जनता को डेडिकेट भी किए। उसके बारे में अगली न्यूज है दैट पीएम लॉन्चेस ₹2000 करोड़ अमृत बूस्ट इन सोलापुर महाराष्ट्र। अमृत मिशन जो है उसके तहत 2000 करोड़ के अमृत मिशन बूस्ट यानी अलग अलग इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए सोलापुर में, और साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उसके तहत काफ़ी सारे हाउसिंग फैसिलिटीज़ जो गरीब तबके के लोग हैं अर्बन एरियाज में उनको भी डेडिकेट किए गए। राइट, तो उसी से रिलेटेड हम न्यूज़ देख लेते हैं। पीएम इनिशिएट्स 8 अमृत प्रोजेक्ट्स। कितने? 8 अमृत प्रोजेक्ट्स वर्थ 2000 करोड़ इन सोलापुर महाराष्ट्र। और ये अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जो अर्बन एरियाज हैं उनमें फैसिलिटीज लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर लाना, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो जो हमारे रहने के तरीके हैं वो थोड़े इंप्रूव हो सके, पर्टिकुलरली थोड़े पुअर लोगों के लिए और फैसिलिटीज लाई जा सकें। ठीक है, और उसी के साथ साथ 90,000 कंप्लीट हाउसेस PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत सोलापुर में लोगों को दिए गए। इसके अंदर अगेन लोअर लेवल के जो काम करने वाले जो लोग होते हैं, लोअर लेवल नहीं हम बोलेंगे, थोड़े से गरीब तबके के जो लोग होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, क्लीनिंग जो करते हैं, इस तरह के लोगों को आवास प्रोवाइड किया गया। सो ये कुछ स्टैटिक है हमारे महाराष्ट्र से रिलेटेड। गवर्नर कौन है? रमेश बैस। सीएम है एकनाथ शिंदे। डेप्यूटी सीएम 2 हैं यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार। अब देखो हमने 2 चीजें पढ़ी, एक तो अमृत और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई सेंस नहीं है सिर्फ न्यूज पढ़ के आगे बढ़ जाने से, है ना। एग्जामिनर न्यूज से नहीं पूछ के यहां से पूछ लेगा तो हम अटक जाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन गवर्नमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत हाउसिंग एलिजिबल बेनिफिशियरीज को अर्बन एरियाज में दी जाती है। अर्बन एरिया यानी शहरी इलाके। सबको मिलेगा क्या? नहीं। वहां पे जो लोअर इनकम लेवल के जो लोग होते हैं उनको अफोर्डेबल हाउसिंग फैसिलिटीज दी जाती हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था अंडर द हाउसिंग फॉर ऑल इनिशिएटिव। ठीक है, पहले इसको एक्सटेंड किया गया था 21-22 तक सबको घर मिल जाए, लेकिन फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। रही बात अमृत की, सो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत स्कीम जो है ये भी 2015 में लाई गई थी। राइट, और इसका जो मेन है पर्पस कि जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं पीने की, सीवरेज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सब प्रोवाइड की जा सके अर्बन सेटअप में, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के इम्प्रूव हो सके। गॉट इट जी? काफ़ी सारी न्यूज़ है ना, फटाफट पढ़नी पड़ेगी। सो चलो आ जाओ। अगली जो खबर आ रही है, देखिए अयोध्या मंदिर के कॉन्सेक्रेशन से पहले काफ़ी जगह विजिट्स हुई हैं पीएम मोदी जी की, अलग अलग मंदिर गए हैं। सारे मंदिर तो हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए। न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है, न्यूज़ से निकल के जो पूछा जा सकता है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगली न्यूज़ देखो। पीएम नरेंद्र मोदी ऑफर्स प्रेयर एट श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। ठीक है, अब रंगनाथ स्वामी टेम्पल के बारे में पूछ लिया जाएगा, बताइए भाई कहाँ पर है, बताइए जी कौन सी डेटी या भगवान है जिनकी पूजा की जाती है। ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, सो पीएम मोदी जी ने प्रार्थनाएं अपनी प्रेयर्स ऑफर की हैं श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि कहाँ है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। इसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ याद आ रही है? हमने पहले पढ़ी थी जब पीएम मोदी साहब तमिलनाडु गए थे और उनको एक कॉफ़ी टेबल बुक हैंडओवर की गई थी, और वो बुक किस पे थी लिखी हुई? श्रीरंगम, इसी मंदिर पे लिखी गई थी, श्रीरंगम द रिस्प्लेंडेंट किंगडम ऑफ रंगराज, और ये हिंदू ग्रुप ऑफ पब्लिकेशंस ने लॉन्च की थी। राइट, तो रिलेटेड न्यूज़ है, हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, सो श्री रंगनाथ टेम्पल स्वामी टेम्पल की अगर हम बात करें तो ये 8 सेल्फ मैनिफेस्टेड श्राइन्स में सबसे टॉप पे आता है। अब ये क्या है 8 सेल्फ मैनिफेस्टेड श्राइन्स? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि विष्णु जी के जो मंदिर हैं, कई ऐसे 8 मंदिर हैं जहां मूर्ति खुद ही प्रकट हुई है। ठीक है, सेल्फ मैनिफेस्टेड यानी खुद से वो प्रकट हुई है, और इनको दिव्य कहा जाता है। इसलिए उनमें सबसे ऊपर कौन सा माना जाता है? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल माना जाता है। स्वयं व्यक्त क्षेत्र हैं ये, किनके? लॉर्ड विष्णु के। और यहाँ पे किनकी पूजा होती है? श्री रंगनाथ जी की पूजा होती है, जो कि विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं। ये मंदिर कौन सी शैली में बना हुआ होगा? द्रविडियन शैली में, क्योंकि साउथ इंडिया का है। ठीक है जी। अच्छा, इस मंदिर को 2017 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया था कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, अपनी कल्चरल जो हेरिटेज है उसको कंजर्व करने के लिए। और तमिलनाडु से पहला ऐसा मंदिर है जो किसी यूएन बॉडी के थ्रू सम्मानित किया गया हो। गॉट इट? तो यहाँ पे विष्णु जी का लेटी हुई मुद्रा के अंदर
मूर्ति है, रंगनाथ स्वामी इनको कहते हैं। चलिए, अब जहां पीएम मोदी अपनी विजिट अलग कर रहे हैं, यहाँ राहुल गांधी जी भी अपनी विजिट कर रहे हैं। तो अब अगली जो न्यूज़ है वो राहुल गांधी जी की विजिट से रिलेटेड है। क्या विजिट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में? नहीं, लेकिन जो मंदिर मेंशन किया गया है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम देखेंगे। श्री श्री ओनियाती सत्र, श्री श्री ओनियाती सत्र, अ वैष्णवाइट मोनास्ट्री इन असम्स माजुली आइलैंड। असम का जो माजुली आइलैंड है ये अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि दुनिया में किसी रिवर पे बना हुआ सबसे बड़ा आइलैंड माजुली आइलैंड है असम का। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारी वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज हैं, यानी कि मठ होते हैं ना, जिन्हें हम मोनास्ट्री कहते हैं। तो वैष्णव कल्चर, नियो वैष्णविज्म को फॉलो करते हुए ये मठ हैं, और इनको सत्र कहा जाता है, सत्र। ठीक है, और यहीं पे एक तरह का डांस फॉर्म होता है सत्रिया। कौन सा होता है? सत्रिया, राइट। तो पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, सत्रिया डांस फॉर्म कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? असम से बिलोंग करता है। ठीक है, चलिए, सो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि भाई अपनी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उसके दौरान जो राहुल गांधी जी हैं वो श्री श्री ओनियाती सत्र में गए, पहुंचे। तो अब हमें इस सत्र के बारे में पढ़ना है, हमें राहुल गांधी जी की विजिट के बारे में नहीं पढ़ना। सो मोर देन 350 ईयर ओल्ड वैष्णवाइट मोनास्ट्री है, जो कि माजुली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? माजुली डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो श्री श्री ओनियाती सत्रा है ये 1663 में बना, और जितने भी अहोम किंग्स पहले हुआ करते थे ना, उनकी नज़रों में ये सबसे हाईएस्ट सत्रा माना जाता था। ठीक है, यानी सबसे हाईएस्ट लेवल के मोनास्ट्री का दर्जा इसको दिया गया था। यहाँ पे लॉर्ड कृष्ण, देखो वैष्णवाइट्स कौन होते हैं? जो वैष्णव विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु भक्त जो होते हैं। तो लॉर्ड कृष्ण को यहाँ गोविंदा के रूप में, गोविंदा एक्टर मत समझिएगा, है ना, गोविंद के रूप में पूजा जाता है। और यहाँ जो मूर्ति है, ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी जो टेम्पल है ना, वहीं से लाई गई है। अब माजुली के बारे में देख लीजिए। माजुली सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा ऐसा आइलैंड है जहाँ लोग भी रहते हो, राइट। सो ये असम वाला हिस्सा है, और उस पर ये आपको इतना बड़ा माजुली आइलैंड दिख रहा है। ये ब्रह्मपुत्रा जा रही है, ऊपर की तरफ से सुबनसिरी रिवर आ रही है, तो ये आइलैंड है पूरा। बिगेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन दी वर्ल्ड, और इंडिया का पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट भी है, एक आइलैंड जिसे डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर रखा है। ये नर्व सेंटर है, यानी केंद्र है बिल्कुल नियो वैष्णवाइट कल्चर का, जहां नियो वैष्णविज्म या वैष्णवाइट कल्चर उभरा। और यहाँ पे काफ़ी सारे सत्र हैं, यानी वैष्णवाइट मोनास्ट्री हैं। ना सिर्फ ये मोनास्ट्री हैं, ये रिलीजियस और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में भी इसका नाम शामिल किया जा चुका है। गॉट इट? चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। यूनियन आयुष मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल लेस फाउंडेशन स्टोन फॉर आयुष दीक्षा सेंटर एट भुवनेश्वर। तो हमारे जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, आयुष मिनिस्टर भी हैं, शिपिंग पोर्ट्स वाटरवेज के मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर रखा है किस चीज़ के लिए? आयुष दीक्षा सेंटर के लिए। आयुष से रिलेटेड दीक्षा सेंटर है ये। कहाँ रखा गया? भुवनेश्वर के अंदर रखा गया, ओडिशा में। सो इसमें काम क्या होगा कि भाई फ्यूचर आयुष प्रोफेशनल्स जो हैं उनको डेवलप कर। दीक्षा क्या होती है? ज्ञान देना, है ना, किसी न किसी तरह की दीक्षा देना। सो आयुष से रिलेटेड जो प्रोफेशनल्स हैं वो डेवलप इस सेंटर के थ्रू होंगे। देन हम देखते हैं यक्षगान आर्टिस्ट रक्षित शेट्टी पादरे जो हैं उनको कुंदेश्वरा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। सो यक्षगान, एक यक्षगान कहाँ का होता है? कर्नाटका का होता है। अभी हम देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं। कर्नाटका का फोक थिएटर है यक्षगान, है ना, अगली स्लाइड पे आएगा। तो उससे रिलेटेड एक पॉपुलर आर्टिस्ट है रक्षित शेट्टी पादरे, और उनको एक सम्मान दिया जाएगा। कौन सा? कुंदेश्वरा सम्मान, जो कि श्री कुंदेश्वरा टेम्पल उडुपी कर्नाटका में है, और वहाँ के एनुअल फेयर यानी हर साल मेला बढ़ता है, और वहाँ पे ये सम्मान इनको दिया जाएगा। छोटी सी न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यक्षगान के बारे में देख लेते हैं। तो यक्ष हम कहते हैं भाई जो डेमी गॉड्स या जो भगवान से रिलेटेड आत्माएं होती हैं उनको हम यक्ष कहते हैं, और वो लोग जो गाना गा रहे हैं उसको यक्षगान कहा जाता है। ट्रेडिशनल थिएटर है या फोक थिएटर आप कह सकते हो कर्नाटका का। कौन से स्टेट से जुड़ा हुआ है यक्षगान? कर्नाटका से जुड़ा हुआ है। टेम्पल्स में यूजुअली किया जाता है, टेम्पल आर्ट है, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज, पुराण, इनकी कहानियों पे बेस्ड ये ड्रामेटिक्स के तौर पे परफॉर्म किया जाता है। बड़े कलरफुल से कॉस्ट्यूम्स होते हैं। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो पहली बार किसी भारतीय को ये सम्मान मिल रहा है, और पूरी दुनिया में पहली बार किसी महिला को ये सम्मान मिल रहा है। एंड व्हाट इज दैट अवार्ड? एंडेंजर्ड अल्फाबेट्स राइटिंग अवार्ड 2024। कौन सा है? एंडेंजर्ड अल्फाबेट्स राइटिंग। सो ऐसी
ऐसी शैलियाँ ऐसी शैलियाँ जिनमें जो स्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स हैं और अब ज़्यादा काम में नहीं ली जाती, और उनको यूज़ करके अगर उनको रिवाइव करने का कोई काम कर रहा हो, उनको वापस जीवंत करने का कोई काम कर रहा हो, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। एंडेंजर्ड अल्फाबेट राइटिंग अवार्ड 2024, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है ना, सो ऐसी राइटिंग्स, ऐसी स्क्रिप्ट जो कि एंडेंजर्ड हो रही हैं, उन्हीं को अगर आप रिवाइव करो तो अवार्ड दिया जाता है। आंध्रा यूनिवर्सिटी की एक लिंग्विस्ट हैं, यानी भाषा से जुड़ा हुआ जो काम करती हैं, प्रसन्न श्री सथुपति, इनको मिला है ये अवार्ड। ये सिलेक्ट की गई हैं इस अवार्ड के लिए फॉर 2024। ओनली इंडियन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड विनर्स लिस्ट में जिनका नाम शामिल है, राइट। और ये इनको कब प्रेजेंट किया जाए, कहां प्रेजेंट किया जाएगा? वर्मोंट इन यूएस के अंदर ये अवार्ड इनको दिया जाना है। अगली न्यूज पे चलेंगे। सो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है ना। सो कैंपेन यानी कि थोड़े टाइम तक चलेगी, किसी एक पर्टिकुलर मोटिव को लेकर के चलाई जाती है, और मोटिव पूरा हो जाता है तो कैंपेन बंद कर दी जाती है। सो माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो बेसिकली हिमाचल प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, राइट, सो ये कैंपेन है कि भाई कोई इंडिविजुअल हो, कोई संस्था हो, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई ना कोई स्कूल अडॉप्ट कर लो, और उसके अंदर आप चाहो तो आप अपनी सेवाएं दे सकते हो, पढ़ा सकते हो, गाइडेंस दे सकते हो, करियर काउंसलिंग दे दीजिए, लाइफ स्किल सेशन दे दीजिए, या फिर आप पैसों से भी सहायता कर सकते हैं। सो माई स्कूल माई प्राइड, एक स्कूल आप अडॉप्ट कर लीजिए और उसके अंदर आप किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो ताकि उन बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ये है माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। समझ में आ गई? आप देख लेते हैं। सो हिमाचल प्रदेश ने ये कैंपेन लॉन्च की है एज अ पार्ट ऑफ अपना विद्यालय प्रोग्राम। और एम क्या है भाई? एजुकेशन जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में वो ट्रांसफॉर्म हो सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, सिर्फ पढ़ना नहीं है, बाकी सारी चीजें भी समझ में, गाइडेंस भी मिले, करियर काउंसलिंग भी मिले। सो इसका एम है कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको एनकरेज किया जाए कि आप आइए, करियर काउंसलिंग दीजिए, गाइडेंस दीजिए, स्पेशल क्लासेस ले लीजिए, रेमेडियल टीचिंग, योगा सिखा दीजिए या मनी डोनेट कर दीजिए। और इससे होगा क्या? समग्र, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अब भाई ट्रैक भी तो रखना पड़ेगा, क्या क्या हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं तो उसके लिए जो समग्र शिक्षा अभियान है वो एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करेगा जो इसके ऊपर डेडिकेटेड होगा ताकि सारी चीजें ढंग से ट्रैक की जा सके। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। नराकास ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड। सो अगली जो न्यूज है वो है नराकास ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड से रिलेटेड। ये अवार्ड दिया गया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को फॉर द सदर्न रीजन। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज का अच्छे से इंप्लीमेंटेशन किया फॉर द ईयर 22-23, राइट। और ये कब दिया जाएगा? साउथ वेस्टर्न रीजनल ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस जो हुई बेंगलुरु में, उसके दौरान ये अवार्ड दिया गया, राइट। तो अवार्ड का नाम है नराकास ऑफिशियल लैंग्वेज अवार्ड। किसको मिला है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मिला है, सदर्न रीजन के लिए। ठीक, छोटी सी न्यूज है, अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इनवेंटिव 2024 IITs का बहुत बड़ा एक ये आप मान लीजिए फेस्टिवल तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक तरह का सब इकट्ठे होते हैं तो मेला है IITs का, राइट। सो 19 और 20 जनवरी को IIT हैदराबाद के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया IINTIV यानी इन्वेंटिव 2024, जो इंडिया का लार्जेस्ट R&D इनोवेशन फेयर कहा जाता है। बिकॉज IITs हैं, बहुत सारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, कुछ ना कुछ नया बनेगा। सो ये फेयर है और ये ऑर्गेनाइज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फ्लैगशिप फेयर भी कहा जाता है। फ्लैगशिप होता है सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पॉपुलर। सो फ्लैगशिप R&D इनोवेशन फेयर जिसका नाम है इन्वेंटिव 2024 इनॉग्रेट किया गया हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा। कहाँ? IIT हैदराबाद में। ठीक है, जो 23 IITs हैं उन्होंने इसमें वो पूरी इसमें शामिल होती हैं और वो इस फेयर को ऑर्गेनाइज करती हैं। और इस बार किस एरियाज में रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा? हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जिनके लिए R&D इस पूरे फेयर के अंदर की गई। ठीक है जी, तो इन्वेंटिव 2024 कहाँ हुआ? IIT हैदराबाद में हुआ। अगली न्यूज देखेंगे। इंडिया इलेक्टेड एज फर्स्ट वाइस चेयर ऑफ FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन COFI सब कमिटी ऑन फिशरीज मैनेजमेंट। यूनाइटेड नेशंस की फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, स्पेशलाइज एजेंसी है उसकी, और उसी का COFI सब कमिटी में इंडिया वाइस चेयर की पोजीशन आया है। वो कमिटी किससे डील करती हुई है? फिशरीज मैनेजमेंट से डील करती हुई है। अब इससे जुड़ी हुई हमें न्यूज समझनी है। सो इंडिया पहली बार वाइस चेयर बना है। एक होता है चेयर, एक होता है वाइस चेयर। इंडिया वाइस चेयर बना है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के कमिटी
ऑन फिशरीज, सब कमिटी ऑन फिशरी मैनेजमेंट का। ठीक है जी, 59 ईयर्स में पहली बार हम इस पोजीशन पे आए हैं। इसमें क्या होगा, फिशरीज से रिलेटेड मैनेजमेंट के ऊपर डिस्कशन होगा और कैसे उसको ग्लोबल लेवल पे और बेटर किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया वन ऑफ द टॉप फिशिंग नेशंस है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन और बेहतर इसके अंदर हो सकता है और हम ग्लोबल साउथ को भी रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, राइट। चलिए फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देख लेते हैं। नाम आया ही है तो लाइक आई टोल्ड यू, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। इसका मेन एम क्या है, हंगर नहीं होनी चाहिए, राइट। सो फूड सिक्योरिटी सबके पास होनी चाहिए। 16 अक्टूबर 1945 को बनी थी और इंडिया फाउंडिंग मेंबर है इसका, यानी इसी साल हमने इसको ज्वाइन कर लिया था। हेडक्वार्टर रोम इटली में है। जो भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, यूएन की कोई भी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ फूड रिलेटेड, वो सब हेडक्वार्टर्ड रोम इटली में है। डायरेक्टर जनरल कौन है इसके, क्यू डोंग्यू। क्यू डोंग्यू। इतना बड़ा सेशन है, मुझे आदत नहीं रही इतने बड़े सेशन लेने की। आप तो थक रहे होंगे, मैं भी थक रही हूँ, बट हम दोनों को कंटिन्यू करना है बिकॉज कुछ भी इंपॉर्टेंट हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है सेशन लंबा होगा और विच इज फाइन विथ मी, इट शुड बी फाइन विथ यू, क्योंकि अपने आप में अयोध्या खबर इतनी बड़ी थी और 3 दिन की न्यूज़ है ना। सो कायदे में तो हर दिन हम आधे घंटे पढ़ते तो 1.5 घंटे की क्लास होनी चाहिए। कोशिश करूंगी उससे जल्दी खत्म हो जाए। चलिए लास्ट में हमें काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी निकालने हैं। अगली न्यूज देखते हैं। कैमरून स्टार्ट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। कैमरून जो कि अफ्रीका का एक कंट्री है, कैमरून, उसने स्टार्ट किया है वर्ल्ड का पहला मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम। किसके लिए, किड्स के, चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम सबसे पहले कौन सा देश शुरू कर रहा है, कैमरून है, उसने स्टार्ट किया है और जो रूटीनली बच्चों को नई मलेरिया वैक्सीन अब देगा। अफ्रीका के अंदर ही मलेरिया से मरने वाले लोग पूरे विश्व के कंपैरिजन में 95%, पूरे विश्व में जितनी मलेरिया डेथ होती है 95% अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर होती हैं, राइट। और कैमरून अब बच्चों को इसकी वैक्सीन देना शुरू कर रहा है और वो कौन सी वैक्सीन देगा, मॉस्क्विरिक्स। अभी तक 2 अप्रूव्ड मलेरिया वैक्सीन हैं जो WHO ने अप्रूव की हैं और उसमें से जो पहली थी जो 2021 में अप्रूव हो गई थी, एज फार एज आई कैन रिमेंबर, वो है मॉस्क्यूरिक्स। हालांकि इसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है पर यही सबसे ज़्यादा चलन में है। तो फटाफट बता देती हूँ मैं, 2 वैक्सीन है WHO अप्रूव। पहली है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन, राइट, 30% इफेक्टिव ही मानी जाती है। 4 डोजेस देनी पड़ती हैं फिर भी 30% इफेक्टिव है और कई महीनों बाद वापस से मलेरिया होने के चांसेस आ जाते हैं। दूसरी जो वैक्सीन है R21 मैट्रिक्स वैक्सीन, थोड़े दिन पहले हमने इसकी बात की थी कि इसके ह्यूमन ट्रायल्स चालू हो गए हैं, राइट। सो ये चीपर है, 3 डोजेस में काम हो जाता है और ट्रायल्स ने अभी तक ऐसा दिखाया है कि जो R21 मैट्रिक्स वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाया है, तो इनका जो सक्सेस है वो 75% का है कि 75% तक मलेरिया होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। पर अभी इसके ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं, इफ यू रिमेंबर हमने पढ़े थे, ठीक है। चलिए अगली न्यूज़ आती है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस से रिलेटेड। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, TISS, मैंने कहीं फुल फॉर्म लिखा नहीं है, आप नोट कर लीजिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ठीक है। सो TISS ने काफ़ी सारा सर्वे करके और एक रिपोर्ट सामने लेकर के आया है ये, और उस रिपोर्ट का क्या नाम है, स्टेट ऑफ टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट 2023, ये टाइटल है उस रिपोर्ट का, राइट। सो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टीचर एजुकेशन, ये लिखा हुआ है ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है भाई, मैंने पास से मुझे कम दिखता है शायद। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन टीचर एजुकेशन है, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है, राइट टीचर फॉर एवरी चाइल्ड, स्टेट ऑफ टीचर्स टीचिंग एंड टीचर एजुकेशन रिपोर्ट 2023। इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं थोड़े से चिंताजनक हैं। इन्होंने 8 स्टेट्स को सर्वे किया जिसमें करीब 6000 टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उनके साथ काम करने वाले पब्लिक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनका डेटा लिया इन्होंने। उनसे तो बात नहीं की पर उनका डेटा लिया। उससे जो आंकड़े सामने आए सबसे ज़्यादा कंसर्निंग मैथमेटिक्स के केस में है कि करीब 35 से 40% जो टीचर्स थे जो मैथ्स पढ़ा रहे थे उन्होंने ग्रेजुएशन में मैथ ही नहीं पढ़ी हुई और वो मैथ पढ़ा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि सिर्फ 46% प्राइमरी टीचर्स ही हैं जो अपने जो भी डिप्लोमा वगैरह उनको होना चाहिए था, जो सर्टिफिकेशन उनके पास होने चाहिए थे, उनके बिना ही वो पढ़ा रहे हैं प्राइमरी, है ना। उनके पास जो डिप्लोमा होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वो नहीं है, फिर भी दे आर टीचिंग, राइट। 32% ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया, जिनके पास सर्टिफिकेट था, इनके पास तो था ही नहीं, जिनके पास था उनके भी मार्क्स तो बहुत ही पुअर थे, 40 to 50% मार्क्स के साथ ही वो पढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारों ने ये
जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हम TET बोलते हैं ना, वो भी क्लियर नहीं किया, जो कि मैंडेटरी होता है। जो मैंडेटेड स्टूडेंट रेशो बता रखा है कि भाई 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए प्राइमरी लेवल में, और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है मीट, राइट। बहुत सारे बच्चे क्लासेस के अंदर भरे हुए हैं, एक एक टीचर उनको पढ़ा रही है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वहाँ टीचर्स का जो पूरा सिनेरियो है वो हैप्पी सिनेरियो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज बेटर हैं, लेकिन टीचर्स को कम तनख्वाह, अनइक्वल पे, लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 50% फीमेल टीचर्स हैं जो बिना किसी अग्रीमेंट के काम कर रहे हैं, यानी उनको कभी भी निकाला जा सकता है। वो पब्लिक टीचर्स यानी गवर्नमेंट टीचर्स के मुकाबले आधी तनख्वाह पे काम कर रही हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आप अग्रीमेंट में नहीं हो, आप तनख्वाह ज्यादा दिखाते हो पर देते नहीं हो, ये सिनेरियो चल रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ के टीचर्स ओवरवर्कड हैं। क्यों? क्योंकि आप पढ़ाने के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हो। एक एक टीचर 2-2, 3-3 क्लास के बच्चों को साथ बैठ के पढ़ा रही है। इवन माई मदर इन लॉ वॉज अ गवर्नमेंट टीचर, नाउ रिटायर्ड, तो वो भी बताती थी कि हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे एक साथ पढ़ाते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के बच्चे एक साथ बिठा करके पढ़ाते हैं। वाई? बिकॉज टीचर्स की कमी है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें हैं जो कि आ रही हैं, इस रिपोर्ट ने उजागर की हैं। और ये फाइनल शॉर्ट न्यूज है, ममानी फूड फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया गया? कारगिल लद्दाख के अंदर हाल ही में सेलिब्रेट किया गया, और विंटर्स के टाइम में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे फूड से रिलेटेड एक कल्चरल फेस्टिवल है, बट टूरिज्म को भी बढ़ावा देता है। तो पूछ लिया जाए ममानी फूड फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल, तो ये लद्दाख में कारगिल के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो ये हो गई हमारी सारी 3 दिन की न्यूज। और अब हम बढ़ेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन सेक्शन की तरफ। आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज हम सिर्फ आज के सेशन से ही क्वेश्चंस लेंगे, बिकॉज नया हफ्ता चालू हुआ है, प्रीवियस डे के अब हम अगले सेशन से लेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है, आंसर करना शुरू करो। इन विच इंडियन स्टेट द श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल इज लोकेटेड? श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल कहाँ है? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलो। अच्छा, इस बार जो टेलीग्राम क्विज हुई थी ना वीकली, उसमें संडे को मैंने क्लास नहीं ली थी, पर क्विज जिन्होंने डाली ना वो उनसे मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया, तो उन्होंने संडे वाले मैटर भी क्वेश्चंस टेलीग्राम में डाल दिए थे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ बच्चे बोल रहे थे मैम ये कहाँ से आए क्वेश्चन, आपने तो पढ़ा ही नहीं, बिकॉज आई हैड नॉट टेकन दैट क्लास, राइट। चलिए आ जाइए। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम इज द श्री श्री अनियाती सत्र वैष्णवाइट मोनास्ट्री लोकेटेड? अनियाती सत्र वैष्णव मठ असम के किस जिले में स्थित है? बहुत यूनिक जगह पे है ये, जो कि ओनली लार्जेस्ट रिवराइन इनहेबिटेड आइलैंड है, नदी पे बना हुआ पूरे वर्ल्ड का। क्या है आंसर? माजुली। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द सोल इंडियन रिसिपेंट ऑफ द एंडेंजर्ड अल्फाबेट राइटिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2024? राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा, बिकॉज वहां तो आप ऑटोमेटिकली ध्यान दे लोगे, इन सारी न्यूज पे ध्यान जाना जरूरी है, ठीक है। सो वर्ष 2024 के लुप्त प्राय अक्षर लेखन पुरस्कार में एकमात्र भारतीय जिनको पुरस्कार मिलना है, जो उस लिस्ट में है, उनका नाम क्या है बताइए? द राइट आंसर इज डॉक्टर प्रसन्न श्री सथुपति। What is the target landing location for SLIM, Smart Lander for Investigating Moon mission? SLIM मिशन जो था उसका टारगेट लैंडिंग पॉइंट कौन सा था? कहाँ उतरना था उसको, जहां वो उतरा भी कौन सा है बताइए? श्योली क्रेटर। श्योली क्रेटर इज द राइट आंसर। देन whose autobiography is time spent distance traveled? टाइम स्पेंट डिस्टेंस ट्रैवल ये किसकी आत्मकथा है, किसके द्वारा लिखी गई है? जस्टिस शिवराज वी पाटिल जी द्वारा। ओके, एंड इन विच सिटी वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर आयुष दीक्षा सेंटर? आज मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा रही हूँ बिकॉज 3 दिन की न्यूज है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, लेकिन इन विच सिटी वॉज द फाउंडेशन स्टोन लेड फॉर आयुष दीक्षा सेंटर? आयुष दीक्षा सेंटर का फाउंडेशन स्टोन, नींव का पत्थर कहाँ रखा गया है? सोच के बताइए। सरनन सोनोवाल जी ने रखा था भुवनेश्वर, ओडिशा के अंदर। वेरी गुड। और ये अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन? असम्स ब्रेव हार्ट लचित बोरफुकन, ये जो पुस्तक है किसने लिखी? रिलीज की नहीं पूछा जा रहा है, किसने लिखी? अरूप कुमार दत्ता जी ने लिखी है। एंड फाइनली दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट। सो प्लीज कमेंट सेक्शन मत भरिएगा कि मैम बहुत लंबा सेशन था, छोटा कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। नहीं होगा जी, जितना काम का है उतना हम पढ़ेंगे। आप अगर एक साथ नहीं देख सकते हैं, आप बाद में कभी आकर के देख लीजिएगा, बिकॉज अगर ढंग से पढ़ना है तो पढ़ना ही है, ऑप्शन नहीं होता है, राइट। चलिए, सो आपसे जाते जाते क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच हिमालयन स्टेट और यूनियन टेरिटरी द मामानी फूड फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड? अब भी पढ़ा था। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड कल से हम
दिन के 12 बजे मिलेंगे फॉर डेली सीए सेशन। प्लीज टेक नोट ऑफ इट। और अब से संडे को वीकली आया करेगा, मंडे टू सैटरडे हम लोग डेली सीए सेशन कवर करेंगे। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ऐप पे भी मिल जाएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।